हेलो एंड वेलकम। तो चलिए आज हम लोग पेनिट्रेंस के बारे में बात करते हैं जो कि CSIR में बार बार रिपीटेड टाइप में पूछा जाता है। और इस फिनोमेना को कई बार वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ही नहीं, सेक्स लिंक डोमिनेंट के साथ भी कई बार इसे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी दो टर्म आते हैं। दोनों टर्म को हम बारी बारी यहाँ पे पढ़ेंगे और पहला जो डिस्कशन का हमारा पॉइंट होने वाला है वो आज इस लेक्चर में हम करेंगे। पेनिट्रेंस को शुरू करते हैं। तो पेनिट्रेंस है क्या? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज ऐसी होगी जो पेनिट्रेट करेगी, यानी कहीं विभेदन की क्षमता होगी, कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगी। पेनिट्रेंस एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, है ना। मान लीजिए 100 लोगों का ग्रुप हो, यानी 100 लोग ऐसे हैं जिसमें कोई जीन प्रेजेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि एट अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस 100 में से केवल 80 पीपल ऐसे हैं जिनमें वो जीन अपने आप को रियली एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि 80% पीपल में पेनिट्रेंस की पावर है, यानी पेनिट्रेंस दिख रहा है। अब आ जाइए, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं उसको भी पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो पेनिट्रेंस इन जेनेटिक्स is the proportion of individuals carrying a particular variant of a gene that also express an associated trait। ठीक है, या फिनोटाइप में होगा। अगर मेडिकल जेनेटिक्स के टर्म में समझें तो द पेनिट्रेंस ऑफ अ डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन, penetrance of a disease causing mutation is the proportion of individuals with mutation who exhibit, जो प्रदर्शित करेंगे, clinical symptoms among all the individuals with such mutations। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे अभी हमने शुरू किया था उसी समय मैंने आपको समझाया था कि पेनिट्रेंस का मतलब है दिखाना, एग्जिबिट करना, है ना। अगर इसको लिखना चाहें, थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं बोलता हूं, इसको लिख लीजिए। द पेनिट्रेंस, प्लीज नोट डाउन, द पेनिट्रेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, या आप ऐसा कर सकते हैं, पेनिट्रेंस इज द फिनोमिना इन विच द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स, इस तरह से लिख लीजिए, ज्यादा आसान होगा। पेनिट्रेंस इज द फिनोमिना इन विच the percentage of the individuals that shows a particular phenotype among those capable of showing it। ठीक है ना, यानी बहुत सारे लोग हैं जहां पे ये दिख सकता है, कैपेबल हैं, लेकिन एक्चुअली में जहां पे एक्सप्रेस हो रहा है, वही 100 में से अगर 90 में दिख रहा है तो उसकी पेनिट्रेंस कितनी है? 90% है, 95% है। ये समझ में आ रहा है? तो नीचे यहाँ पे ये ऊपर का सेंटेंस का मतलब यही, और नीचे एग्जाम्पल दिया है, उसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if a mutation in the gene responsible for the particular autosomal dominant disorder, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए एक म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर जीन में, तो इट हैज 95% पेनिट्रेंस। इसका मतलब क्या हुआ? देन 95% विद द म्यूटेशन विल डेवलप द डिजीज। ठीक है ना, यानी 100 में से 95% का पेनिट्रेंस है, मतलब कि ये 100 लोग हैं जिनमें म्यूटेशन हुआ है, और उस ऑटोसोमल डोमिनेंट की जो जीन की जो पेनिट्रेंस पावर है वह है 95%। मतलब 100 में से 95 को वो डिजीज होगी ही होगी, सिर्फ 5% ऐसे होंगे जिनमें ये नहीं दिखेगा। तो पेनिट्रेंस पावर कितनी हो गई? 95% हो गई। क्लियरली समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको और भी ज्यादा हम पढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पेनिट्रेंस इतना आपको समझ में आ गया, इतना ही बहुत है, लेकिन इसको कुछ और भी डीप में चलते हैं, एक एक करके छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अ कंडीशन
most commonly inherited in an autosomal dominant manner is said to show complete penetrance, है ना। अभी आपने देखा होगा ना complete penetrance, आपने ये वर्ड सुने होंगे complete penetrance, incomplete penetrance, है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो कंप्लीट पेनेट्रेंस होता है, जैसा कि यहां पे हम पढ़ रहे हैं, जो कंप्लीट पेनेट्रेंस होता है ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे पेडिग्री एनालिसिस आप करते हैं, याद आया क्या करते हैं हम लोग, पेडिग्री एनालिसिस। तो जैसे पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से हम डिजीजेस के बारे में पता लगाते हैं, ठीक उसी मैनर से अगर कंप्लीट पेनेट्रेंस का केस है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं और जो फिनोमिना है, जो ट्रेट है, वो कैसे ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो कंप्लीट पेनेट्रेंस कब होगा, कब हम कहेंगे कि कंप्लीट पेनेट्रेंस हो रहा है, यहां पे उसके बारे में लिखा है, इफ क्लिनिकल सिम्टम आर प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव द डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन, है ना। अगर डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन किसी जीन में हुआ और हर एक इंडिविजुअल में वो प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंप्लीट पेनेट्रेंस। यानी यहां पे पेनेट्रेंस का परसेंटेज क्या हो गया, 100% हो गया। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि 100 इंडिविजुअल्स में से 95 में दिख रहा है, तो परसेंटेज क्या हो गया, 95% हो गया, जबकि 5 बच गए। लेकिन अगर 100 में से 100 में दिख जाए 100 आउट ऑफ 100 हो जाए, तो परसेंट क्या हो गया भाई, 100%, 100%। इज इट क्लियर? ठीक है। अ कंडीशन विच शोज कंप्लीट पेनिट्रेंस इज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ये आप याद कर लेंगे, अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो 100% या कंप्लीट पेनिट्रेंस शो करती है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ठीक है। यानी अगर जीन में म्यूटेशन हुआ और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के लिए म्यूटेशन हुआ, तो जितने भी पर्सन होंगे, से 10 पीपल हैं जिनमें ये म्यूटेशन हुआ, तो 10 में से 10 के 10 पीपल में ये अपना इफेक्ट म्यूटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम यानी ये डिजीज एक्सप्रेस होगा ही होगा, ऐसा कोई चांस नहीं है कि स्किप हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं पेनेट्रेंस का 100% होना, या ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट पेनेट्रेंस होना। क्या? कंप्लीट पेनेट्रेंस का होना। समझ में आ गया? ठीक है, जहां भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स यूज टू शो द डिग्री ऑफ पेनेट्रेंस ऑफ एन हाईली पेनेट्रेंट, ठीक है। चलिए, और उसके पीछे के कारण भी समझेंगे कि हाई पेनेट्रेंस के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ज्यादा पेनेट्रेंस शो होता है। तो 3-4 ऐसे कंडीशंस आते हैं, वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। फिर मैं वही कहता हूं, जहां कहीं दिक्कत होगी आप पूछ लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। फर्स्ट, हाईली पेनेट्रेंट एलील्स एंड हाईली हेरिटेबल सिम्टम्स आर इजियर टू डेमोन्स्ट्रेट। क्यों भाई? क्योंकि जब हाईली पेनेट्रेंट एलील होगा और हाईली हेरिटेबल सिम्टम के साथ होगा, तो उसको हम आसानी से ट्रेस कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, इसीलिए वो इजियर होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और इसको समझना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर कोई चीज एक्सप्रेस ही ना हो और ट्रांसफर होती रहे, तो उसके बारे में पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एम आई क्लियर? बिल्कुल वही कंडीशन है। ओके, नाउ why it is becomes so easier? Because if the allele is present, the phenotype is generally expressed. भाई इसीलिए ना, क्योंकि phenotype express होगा ही होगा। म्यूटेशन होगा तो आसानी से उसमें phenotype एक्सप्रेस होगा यानी वो लक्षण दिखेगा, लक्षण दिखेगा तो हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कंप्लीट पेनेट्रेंस हो रहा है। मेंडेलियन जेनेटिक्स
concept such as recessiveness, dominance, codominance are fairly simple addition to this principle। यानी इसको समझने के लिए आप इस मेंडल के ये जो भी लॉ आपने पढ़े या जो भी पेडिग्री एनालिसिस आपको मैंने समझाया वो सब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यानी पेनिट्रेंस को समझने के लिए अगर कंप्लीट पेनिट्रेंस है तो आप पेडिग्री एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, alleles which are highly penetrant are more likely to be noticed by clinicians and geneticists। ठीक है ना। तो जो जेनेटिक साइंटिस्ट हैं या जो क्लिनिकल ट्रायल्स में लोग जुड़े हैं जैसे MBBS, MS, व्हाटएवर, जो भी लोग जुड़े हैं जो इसकी स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कंप्लीट पेनिट्रेंस को पहचानना, क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है, ये होगा ही होगा, एक्सप्रेस होगा ही होगा, है ना। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नहीं जुड़ गया है। एंड alleles for the symptoms which are highly heritable are more likely to be interfered to exist and they are more easily tracked down। और आसानी से जब पहचान में आ जाएगा तो आज आपको पता है कि हमारे पास CRISPR टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर चुके हैं अभी और बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। तो जब CRISPR टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, जीन एडिट कर देते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। तो इस टेक्निक की मदद से हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्योर कर पाएं, ठीक है ना। जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसको क्योर कर पाएं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। खैर अभी ये रिसर्च के एडवांस स्टेजेस में है और बेस्ट पॉसिबली शायद कभी हम इसको नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह यूज करने लगे। तो इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट और रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। अब यहीं पे आके समझ, देखिए कंप्लीट वाला तो हमने डिस्कस किया कि कंप्लीट वाले में क्या है भाई कि वो 100% एक्सप्रेस होंगे ही होंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इनकम्प्लीट या रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस आता है ना तो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो जेनेटिक साइंटिस्ट हो चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल वाले लोग हों, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही स्टेटमेंट है कि किसको कंप्लीट कहेंगे किसको इनकम्प्लीट कहेंगे, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, मैक्सिमम चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। एन एलील इज सेड टू have complete penetrance if all individuals who have the disease causing mutation have clinical symptoms of the disease। ठीक है, यानी जो क्या बोलते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो रहा है, डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन हो रहा है, तो सभी में क्लिनिकल सिम्टम अगर दिख रहे हैं डिजीज के, सभी में जिसमें भी हुआ, 100 लोगों में म्यूटेशन हुआ, 100 के 100 लोगों में वो लक्षण दिखने लगा, क्लिनिकल सिम्टम दिखने लगा, तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट पेनिट्रेंस। इसी का उल्टा होगा इनकम्प्लीट या रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। सम इंडिविजुअल्स will not express the trait even though they carry the allele which is actually mutated, है ना। So this type of activity or phenomena you can say this is known as reduced penetrance, या इसी को हम कहते हैं incomplete penetrance। इजी है, ठीक है। An example of an autosomal dominant condition showing incomplete penetrance is the familial breast cancer। ठीक है ना। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन, किस जीन में, म्यूटेशन इन द BRCA1 जीन। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, इसको नोट जरूर करिएगा। BRCA1, ठीक है। देखिए ये ब्रेस्ट से है ना तो BR हो गया, ठीक। तो ब्रेस्ट कैंसर जो क्या बोलते हैं एलील है, तो BRCA1 जीन, ठीक है, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन ये कंप्लीट पेनिट्रेंस वाला सिस्टम नहीं है। यानी यहां पे ऐसा होता है कि 100 अगर फीमेल हैं जिनमें की म्यूटेशन हुआ, उसमें से केवल 80
या 75, इस तरह से क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि लोगों में 70 या 80 पीपल में ही केवल ये एक्सप्रेस हो पाता है म्यूटेशन के बाद। जो क्लिनिकल सिम्टम है वो एक्सप्रेस होता है, फिनोटाइप में दिखता है। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस हो गया है ना। फीमेल्स विद अ म्यूटेशन इन दिस जीन हैव एन 80% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो 100% नहीं, 100% चांस नहीं है कि वो क्या हो जाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे, उनको प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। नो नो, there is 80% chance. You can say that this is incomplete, or you can say that now the complete penetrance is going to be reduced. Here it is what, reduced somewhat, and so the penetrance of the condition is therefore 80%, and it is simply now known as what, reduced penetrance. तो इसी को हम कहते हैं incomplete या reduced penetrance, ठीक है ना। अब देखिए, हाई और लो पेनिट्रेंस भी हो सकता है भाई। कंप्लीट इनकम्प्लीट है तो कभी ये संभावना हो सकती है कि ज्यादा पेनिट्रेंस हो, कभी ये संभावना है कि पेनिट्रेंस कम हो सकता है। अब यहां बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, यहां पे खूब ढेर सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इफ एन एलील इज हाईली पेनिट्रेंट, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन की क्षमता है ना, देन द ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी अपरेंट इन एन इंडिविजुअल कैरिंग एलील। तो जो इंडिविजुअल जिसमें कि वो जीन, वो एलील वो कैरी कर रहा है, वहां हर बार ये संभावना होगी, हर बार, यानी आप कह सकते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस जैसी चीज आएगी कि वो लक्षण दिखे ही दिखे। तो हाईली पेनिट्रेंट कंडीशन होने पर ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा एलील है जिसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी आप कह सकते हैं कम है, एन एलील, यू कैन से दैट एन एलील विद लो पेनिट्रेंस, जिसकी पेनिट्रेंस की क्षमता कम हो, एन एलील विद लो पेनिट्रेंस will only occasionally produced the trait with which it is associated, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हाई पेनिट्रेंस कंप्लीट पेनिट्रेंस की तरह दिखने की क्षमता रखता है, या ऐसे एलील जो हाई पेनिट्रेशन की पावर रखते हैं वो कंप्लीटनेस की ओर जाते हैं, ऐसे एलील जो लो पेनिट्रेशन पावर रखते हैं वो इनकम्प्लीट या रिड्यूस्ड केस में रखते हैं। इन केस ऑफ लो पेनिट्रेंस इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश एनवायरमेंटल फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि पता नहीं चलता है कि किस वजह से हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको फ्रॉम द हिस्ट्री अप टू द मॉडर्न टाइम, बहुत सारे केसेस ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के देखने को मिलेंगे जहां कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाली आपको फिनोमेना देखने को मिलती है। अब बस ऑब्जर्व करने की बात है कि आप ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं। अब आ जाइए हम वहां चलते हैं जहां पे पेनिट्रेंस को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, किस किस वजह से पेनिट्रेंस का जो लेवल है, मतलब एक्सप्रेस होने की, अपने आप को दिखाने की, म्यूटेशन के बाद दिखने की क्षमता है, कब घट सकती है, कब बढ़ सकती है, किस कंडीशन में ज्यादा होगा, किस कंडीशन में कम होगा। और इसके बाद हमारा ये चर्चा, मतलब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे, देख पाएंगे। मैं क्वेश्चंस आपको कंप्लीट लेक्चर होने के बाद अलग से सॉल्व कराऊंगा। ओके, so penetrance can be difficult to determine reliably even for genetic diseases that are caused by single polymorphic allele, है ना। पेनेट्रेंस एक बहुत ही अलग तरह के फिनोमेना है और यही कारण है कि इतनी आसानी से आप पेनेट्रेंस को नहीं पहचान सकते। हालांकि हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं, मेंडेलियन लॉज लगाते हैं, एडिशनली समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेनेट्रेंस आपने देखा कंप्लीट हुआ तब तो आप समझ जाओगे, क्रैक डाउन हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा, उसको पता लगा पाओगे। इनकम्प्लीट हुआ तो, और इनकम्प्लीट में भी मैं आपको मतलब बता रहा हूं जहां तक मैंने पढ़ा लिखा सुना समझा है, इनकम्प्लीट में भी ना बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं एक्सप्रेस होने के। कहीं पे 10%, कहीं 20%, कहीं 50%, कहीं 60%, और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, पहला फैक्टर जो पेनिट्रेंस में जो दिखने की एबिलिटी की बात करते हैं वो है एज रिलेटेड होती है। तो
एज रिलेटेड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। ये हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेनिट्रेंस को प्रभावित कर सकते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है एज रिलेटेड फ्रीक्वेंसी का दिखना। पेनिट्रेंस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एट डिफरेंट एजेस। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरह की पेनिट्रेंस की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल एंडोक्राइन, अब देखिए डिजीज वगैरह पढ़ना आप पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स आप बनाते रहिए, है ना। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेसिया टाइप 1, मैं फिर से पढ़ देता हूं, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेसिया टाइप 1, इट इज अ हेरेडिटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पैराथायरॉइड हाइपरप्लेसिया एंड पैंक्रियाटिक आइलेट सेल एंड पिट्यूटरी एडिनोमस it is caused by the mutation in the menin gene। अब menin gene कौन है? MEN1, ठीक है ना। और ये कहां पाया जाता है? ये जीन और सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो किस में म्यूटेशन हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है मेनिन जीन में। मेनिन जीन कहां, इसको हम लिखते कैसे? MEN1। मेनिन जीन पाया कहां जाता है? तो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर आप देख रहे हैं 11 Q13 पोजीशन है इसकी, Q13 पोजीशन है इसकी, ठीक है। ये आसान है, इसको बस आपको याद करना है और डिजीजेस आपको याद रखनी है। ये एज रिलेटेड फिनोमेना वाले में आप बात कर रहे हैं। दिस इज द केस फॉर एज रिलेटेड फिनोमेना, ठीक है ना। इन वन स्टडी द एज रिलेटेड पेनिट्रेंस ऑफ MEN1 वाज 7% बाई एज ऑफ 10, लेकिन जैसे ही 60 यानी 60 वर्ष के आसपास व्यक्ति की आयु होती है, इट इज बिकम नियरली 100%। आप समझ सकते हैं कि उम्र के साथ साथ जो ये म्यूटेशन है, MEN1 जीन का जो म्यूटेशन है, ये अपना परसेंटेज बढ़ा रहा है ना। तो पेनेट्रेंस की कैपेसिटी 100% होती चली जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाएगा, यानी इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस से ये कंप्लीट पेनेट्रेंस की ओर बढ़ता है। सो इट इज नाउ वेरी स्पेशल फिनोमेना, इसीलिए पेनेट्रेंस को हम बहुत विशेष कहते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि जैसे मेंडल के लॉ की तरह आपने उठाया और पढ़ लिया। बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत होती है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह बना के इसको अलग से कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ना और समझना पड़ेगा। सेकंड जो फैक्टर होता है वो एनवायरमेंटल मॉडिफायर्स, यानी वातावरण की वजह से भी प्रभावित हो सकता है और पेनेट्रेंस के जो लेवल है वो घट या बढ़ जाती है। पेनेट्रेंस में भी अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल सेवरल स्टडीज ऑफ BRCA1, अभी आपने देखा ना ब्रेस्ट कैंसर वाला जीन है ना, तो ये है क्या? BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन associated with the elevated risk of breast BRCA1 है ना, and ovarian cancer in women। तो आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण का भी प्रभाव होता है BRCA1 और BRCA2 जीन के म्यूटेशन में, ये रोल प्ले करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होता है किसमें? ह्यूमन के फीमेल में यानी वुमेन में। have examined association with environmental and behavioral modifiers। अब क्या भाई, कौन कौन से फैक्टर्स? पहला प्रेगनेंसीज, क्योंकि इस समय हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ही ज्यादा होता है। इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में देखिए बहुत सारे फीमेल करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते ही नहीं हैं। भाई देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या कहते हैं ट्रिगर कर सकते हैं इस तरह के, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्मोकिंग, डाइट और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये एनवायरमेंटल मॉडिफायर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। यानी एनवायरमेंटल के साथ साथ बिहेवियरल एक्टिविटी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपना क्या बोलते हैं पूरा योगदान देते हैं, आप कह सकते हैं पेनिट्रेंस को कंट्रोल करने में, है ना। नेक्स्ट जो बेस्ट नोन फिनोमेना है जैसे कि पेनिट्रेंस मॉडिफाई होता है या आप कह सकते हैं कि पेनिट्रेंस प्रभावित होता है, वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफायर्स।
ऐसे मॉडिफायर्स जो जेनेटिकली एक्ट करते हैं उसकी वजह से भी पेनिट्रेंस, ये तो खैर बट ऑब्वियस था क्योंकि जीन में चेंज होना है ना। तो पेनिट्रेंस एट अ गिवन एलील मे बी पॉलीजेनिक, ठीक है ना, बहुगुण के साथ हो सकता है, मे बी पॉलीजेनिक, मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिक एलील एट द अदर जीन लोकाई, किसी दूसरे जीन लोकाई पे अगर कोई दूसरा क्या बोलते हैं वो हो जीन प्रेजेंट हो, किसी दूसरे लोकस पे जो जीन प्रेजेंट हो, पॉलीमॉर्फिक एलील प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, तो पॉलीजेनिक कंडीशन है ना भाई, एक जगह से दूसरी जगह भी रह सकते हैं। आपने प्लियोट्रॉपी और एपिस्टेसिस जैसी फिनोमेना पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो उसको जरूर पढ़िएगा। कैसे एक कैरेक्टर को दो जीन मिलके क्या बोलते कंट्रोल करता है, और कई बार क्या होता है कि एक जीन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली जेनेटिक मॉडिफायर बिल्कुल वही चीज है, ठीक है ना। यानी पॉलीजेनिक कंडीशन है तो जहां सी बात है कि वो पॉली का नाम ही है मेनी, है ना, बहुत सारे जीन उसके लिए हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पॉलीजेनिक कंडीशन तो है लेकिन किसी दूसरी लोकेशन पे जब आप पहुंचे जहां की वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए या एलील होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि वो एलील नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उस केस में प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम है, और अगर एलील होना चाहिए और नहीं है तो प्रॉब्लम। तो जेनेटिक मॉडिफायर्स भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एपी जेनेटिक रेगुलेशंस, अब एपीस्टेसिस इसीलिए मैं कह रहा था कि एपीस्टेसिस आपको पढ़ना चाहिए, एपीस्टेसिस आपको पढ़ना चाहिए। जीन इंटरेक्शन की कहानी है ये सब कौन सी कहानी होगी, जीन इंटरेक्शन, दिस इज ऑल अबाउट द जीन इंटरेक्शन, ये सारी कहानी जीन इंटरेक्शन की होगी, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दूंगा, ठीक है, प्रिपेयर रहिए। एपिजेनेटिक रेगुलेशंस, एपिजेनेटिक्स कैन अफेक्ट द पेनिट्रेंस ऑफ जीन। अब भाई एपिजेनेटिक ही है अबव द जीन, यानी दूसरी जगह भी इंटरफेयर करने वाली क्षमता जो होती है। तो एपिजेनेटिक्स कैन अफेक्ट द पेनिट्रेंस ऑफ द जीन थ्रू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बाय पैटर्नल और मैटरनल एलील और epigenetic regulation resulting from environmental and personal factors, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल जीन है, उसको किसी और जीन ने उसकी एक्टिविटी को मास्क कर लिया, अब वो किसी एनवायरमेंटल या पर्सनल फैक्टर की वजह से हुआ, लेकिन हुआ तो ऐसी ही कंडीशन को आप एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं। ये पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है, और आप एपिजेनेटिक भी हो सकता है, और यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं और पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पेनिट्रेंस के बारे में ठीक से ठीक मतलब एक आउटलाइन समझ में आ गया होगा, और इतना बहुत है आपके किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, स्पेशली CSIR के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करिए बैठ के। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक्स, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बिना किसी प्रॉब्लम के।